फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नया वीडियो टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन पर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। लेकिन उसके पहले आप ये जानते हैं कि डीएनए जो है, जैसे इसके पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर वीडियो आपको दिया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर वीडियो दिया है, जिसमें आपको बताया गया है कि डीएनए ही ये प्रूव हो चुका है कि जेनेटिक मटेरियल है, यानी सारी इंफॉर्मेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए के द्वारा ही कैरी होती हैं या ट्रांसफ़र होती हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले सेल के अंदर डीएनए की कॉपीज बन जाएं। रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर क्रिएशन, इसको आप क्रिएशन भी कह सकते हैं, टू डॉटर डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए, मतलब पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए का बन जाना ही क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि रेप्लिकेशन जो शब्द है वो रेप्लिका से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ रेप्लिका। तो रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। तो डीएनए की जो है सेवरल कॉपीज बनना ही क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसे एक डीएनए है, मतलब डीएनए आप जानते हैं डबल हेलिकल होता है इस तरीके का। तो इसकी जो है मान लीजिए दो कॉपीज बन गई, और ये दो कॉपी क्यों बन रही हैं? वाई आर दीज टू कॉपीज फॉर्म? इसलिए बन रही हैं कि इन्हीं में से कॉपीज जो हैं ऑफ स्प्रिंग्स में जाती हैं। ठीक है, ये दो कॉपीज बन के तैयार हो गई। तो यही जो है ये रेप्लिका हो गई। ठीक, तो ये रेप्लिका बनना इसलिए ज़रूरी है कि आप जानते हैं कि हर सेल के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, उस पर डीएनए होता है। तो ये डीएनए जो हैं वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में इसीलिए ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि उनकी कॉपीज पहले बनती हैं। और ये कब बनती हैं? ये सेल साइकिल में, मतलब जब सेल डिवीज़न होता है तो उसकी जो इंटरफेज स्टेज होती है उसकी एस फेज में, मतलब जिसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, उसी के दौरान ये डीएनए का रेप्लिकेशन, पहले डीएनए की कॉपीज बन जाएंगी, फिर उसका जो है ट्रांसफ़र अलग अलग सेल्स में होगा। जिस मतलब अलग अलग सेल्स का मतलब गैमीट्स में होगा, और उन गैमीट्स के ज़रिए वो उनकी ऑफ स्प्रिंग्स में चली जाएंगी। अब आपको हम बताएंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कई मेथड से होता है, जिसमें बेसिकली 3 मेथड्स हैं। वैसे तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया रेप्लिकेशन है, दैट इज़ नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, या यू कैन से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें देखो 3 मॉडल्स हैं रेप्लिकेशन के। पहला कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है? सेमी का मतलब हाफ होता है, सेमी मीन्स हाफ। तो कहने का मतलब इसमें हाफ ऑफ डीएनए नया बनेगा, हाफ ऑफ नया जो है डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, और जो उसका हाफ होगा वो पेरेंटल होगा। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि ये ओरिजिनल डीएनए है आपका, ओरिजिनल का मतलब जो पेरेंटल डीएनए है। ठीक, ये पेरेंटल डीएनए हो गया। तो इससे क्या होगा कि एक स्ट्रैंड जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, इसको हम रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है ये। This is the newly synthesized and this is the
पेरेंटल। तो इस तरीके से इस तरह समझ जाएं आप। एक इसमें हाफ कहने का मतलब स्ट्रैंड, मतलब एक स्ट्रैंड। हाफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हाफ, क्योंकि 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के अंदर। डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए में 2 स्ट्रैंड हैं। एक को हम 5' to 3' प्राइम एंड कहते हैं और दूसरे वाले को हम 3' to 5' प्राइम एंड कहते हैं। तो इसमें जो है एक नया स्ट्रैंड जो है बनता है और एक जो है पेरेंटल यानी ओल्ड वाला है। और इसी तरह से ये 2 कॉपीज जो बन रही हैं, तो इसको हम इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। और दूसरा कहलाता है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है कि इसमें एक जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल नए बन जाते हैं और एक जो है पुराना रहता है, मतलब उसकी पूरी कॉपी जो है नई बन जाती है डीएनए की। ये कैसे होता है कि जैसे मान लो ये डीएनए का डबल हेलिक्स है, ओके, तो इसमें एक जो है बिल्कुल नया बन जाता है इस तरीके से। ये बिल्कुल नया हो गया और एक जो है ओल्ड, एक पेरेंटल कॉपी है और दूसरी दूसरा बिल्कुल वैसे ही है। तो इसमें जो है पूरा का पूरा एक डीएनए नया बनता है, तो मतलब ये न्यू डीएनए है। मतलब सेमी कंजर्वेटिव में आपने देखा कि उसका एक स्ट्रैंड न्यू होता है, एक ओल्ड होता है, यानी एक पेरेंटल होता है। इसमें एक पूरा डीएनए यानी उसके दोनों जो हेलिक्स हैं, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो न्यू हैं और ये पेरेंटल या ओल्ड है। पेरेंटल या इसी को हम ओल्ड कहते हैं। और एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल या डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड, डिस्पर्सिव मेथड में क्या होता है कि जो नए स्ट्रैंड, इसमें नया या पुराना वाली बात नहीं होती है। इसी में स्ट्रैंड में कुछ हिस्सा जो है ओल्ड का और कुछ हिस्सा न्यू स्ट्रैंड बनता है, मतलब न्यू पार्ट बनता है। तो इसमें पार्ट पार्ट करके ओल्ड और न्यू रहते हैं, इसीलिए इसको हम डिस्पर्सिव कहते हैं। इसको आप समझ लें कि जैसे मान लो कि ये आपका पेरेंटल डीएनए है, तो इससे जो है जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें ऐसे इसको हम इस तरह बना दे रहे हैं। तो इसमें हम बीच बीच में कलर दूसरा डाल दे रहे हैं, रेड कलर। ये तो रेड कलर वाला नया बना और ये जो वाइट वाला है ये पुराना है। और फिर हम इधर से इसको, इसका रोटेशन भी इसमें सम पार्ट्स आर न्यू एंड सम पार्ट्स आर ओल्ड। तो इसको हम डिस्पर्सिव मेथड कहते हैं। इस तरह से दूसरा भी आप बना सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 बनना है आपको। तो दिस इज कॉल्ड, अब इसमें देखिए जो रेड कलर है दिस इज द न्यू पार्ट एंड द वाइट कलर इज द ओल्ड पार्ट। तो इसमें ओल्ड और न्यू दोनों पार्ट जो हैं दोनों स्ट्रैंड में मिक्स हैं, तो इसीलिए इसको हम डिस्पर्सिव मेथड ऑफ या डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो फिर से आप समझ लें कि रेप्लिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए की जब न्यू कॉपीज बन जाती हैं, न्यू कॉपीज जनरली 3 मेथड से बन रही हैं,
लेकिन इसमें सबसे जो है जो इम्पॉर्टेंट मेथड है और सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है वो दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मेथड आर मॉडल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय वाटसन एंड क्रिक। अब आपको हम अगले जो है पार्ट में मतलब इसको रब करके आपको बताएंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता क्या है और उसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बता रहा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम का मेन रोल है। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करने में, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जैसे हेलिकेज है। हेलिकेज का काम क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयरिंग हुई है उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बेस पेयर्स। तो जिससे क्या होगा कि वो हेलिक्स जो हैं सेपरेट हो जाएंगे। टोपो आइसोमरेज क्या कहते हैं, सुपर क्वाइलिंग को मतलब अनबाइंड करते हैं, अनबाइंड द सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए की सुपर क्वाइलिंग को अनबाइंड करेंगे। इसके अलावा ये फिर से इनको जुड़ने नहीं देते, मतलब इनको हम निक एंड रिसीलिंग एंजाइम भी कहते हैं, आल्सो नोन एज निक एंड रिसीलिंग एंजाइम। कौन से एंजाइम को बता रहा हूँ मैं, टोपो आइसोमरेज। निक एंड रिसीलिंग का क्या मतलब हुआ कि ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स को जैसे ये सेपरेट हो गए हेलिकेज एंजाइम से, स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, तो जब सेपरेट हो जाएंगे तो जहाँ ये सेपरेट होते हैं एक जो है फार्क जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दो हेलिक्स डीएनए के हैं, तो यहाँ पर जो हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए कि 5' to 3' प्राइम एंड है, तो ये दूसरा वाला 3' to 5' एंड होगा। तो ये जो हिस्सा बन रहा है दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क, इसको कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। और यहाँ पर आपका जो है हेलिकेज एंजाइम वर्क कर रहा है, ठीक है। और टोपो आइसोमरेज यहाँ पे बाइंड हो करके क्या करेगा कि इसको जो है फिर से इसकी बाइंडिंग नहीं होने देगा, क्योंकि जानते हैं आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये वीक तो होते हैं लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं। तो अट्रैक्टिव होने से ये फिर से स्ट्रैंड्स को जोड़ देंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को निक कर देंगे, निक मतलब कट करना, और कट के रिसील कर देंगे मतलब फिर से जोड़ देंगे। तो निक एंड रिसीलिंग एंजाइम, हमने रिलीजिंग लिख दिया था, रिसीलिंग। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स जो हैं भी काम करती हैं जो दूसरे स्ट्रैंड को बनने से रोकता है, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहाँ पर मतलब क्लिप की तरह काम करती हैं जो इनको फिर से रिफॉर्म होने से रोकती हैं। तो ये जो है 5' to 3' एंड हो गया, और ये हो गया 3' to 5' एंड। तीसरा एंजाइम है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, आरएनए के प्राइमर्स बनाता है जो अटैच हो जाते हैं इन स्ट्रैंड से जिनका रेप्लिकेशन होना है, मतलब जिनसे नए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होना। तो हमेशा ये जाने रहिए कि जो डीएनए की सिंथेसिस होगी, मतलब डीएनए की सिंथेसिस मतलब नया डीएनए जो बनेगा या नया डीएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यानी जो 3' to 5' वाली डायरेक्शन है इसी की कॉपी होगी 5' to 3'। तो ये नया स्ट्रैंड जो है इस तरीके से यहाँ बनेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होगा ये जो है डीएनए की सिंथेसिस करेगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में मेन रोल किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का। तो ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, इसका काम है। तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, अटैच हो करके सबसे पहले तो जो है मतलब यहाँ अटैच हो जाएगा, और सबसे पहले जो आरएनए प्राइमर है वो अटैच होगा इस डायरेक्शन में 5' to
3 डायरेक्शन में यहाँ अटैच हो करके और फिर कंटिन्यूसली ये बनता चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखें कि यहाँ जो मतलब दिख रहा है ये 5' to 3' एंड है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी 5' to 3' ही बनना है। तो जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5' इधर से होगा 5' to 3'। तो फिर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जब डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, यहाँ पर जब डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो ये प्राइमर इस साइड में अटैच होगा और यहाँ से एक छोटा टुकड़ा जो है सबसे पहले बनेगा नए डीएनए का और फिर आगे खिसक जाएगा ये डीएनए पॉलीमरेज, तो फिर यहाँ अटैच होगा। तो इस तरह से अगला टुकड़ा बनेगा। तो जो ये सिंथेसिस होगी मतलब ये 5' to 3', ये 5' to 3' हुई ना, क्योंकि ये 5' to 3' था। तो ये जो नए नए टुकड़े अब बनते जा रहे हैं इन टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स या सेगमेंट्स। इनकी डिस्कवरी जो है एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उनका पूरा नाम था रीजी ओकाजाकी। वो जापानीज बायोलॉजिस्ट थे, मतलब जापान के एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था 1968 में। इसलिए इनको हम उन्हीं के नाम पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो फिर ये जो है डीएनए पॉलीमरेज आगे खिसक जाएगा और यहाँ पे प्राइमर जुड़ेगा आरएनए का। आरएनए का प्राइमर क्यों जुड़ रहा है? आरएनए का प्राइमर इसलिए जुड़ता है क्योंकि आरएनए में ही उस स्ट्रैंड की मतलब जिस स्ट्रैंड की कॉपी होना है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल। तो ये जो मतलब ये चूँकि ये 3' to 5' वाली की कॉपी होगी 5' to 3' डायरेक्शन में, तो ये नया जो है डीएनए का स्ट्रैंड मतलब एक डीएनए यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और बाद में ये सारे जो हैं जो टुकड़े टुकड़े इधर बने थे वो आपस में जुड़ेंगे किस एंजाइम से? डीएनए लाइगेज से। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ करके एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देगा। तो इसीलिए इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि ये सीधा स्ट्रैंड है, और इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये जो इतना मैंने आपको दिखाया ये डीएनए चूँकि जो मतलब कि यूकैरियोट्स का डीएनए होता है वो लीनियर होता है, इस तरह से काफ़ी लंबा होता है। तो इस तरह के फोर्क्स जो हैं इसमें जगह जगह बनते चले जाते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 50 से लेकर के 1 लाख तक रेप्लिकेशन फोर्क्स इसमें बन सकते हैं, या ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर कम से कम 50 साइट तो होंगी ही जहाँ पर ये फोर्क बनेगा, और ये फोर्क बनेगा और इससे नए स्ट्रैंड जो हैं बनते जाएंगे और फिर वो आपस में जुड़ते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो क्या कहते हैं स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा खुले एंड से बंद एंड की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बेसेस से आपस में जुड़े हैं। तो जिधर जुड़े हैं उधर की डायरेक्शन में मतलब इधर से इधर की ओर ही क्या कहते हैं फॉर्मेशन होगा। मतलब जैसे ये इतना बन गया तो फिर इतना बनेगा, फिर इतना बनेगा, फिर इतना बनेगा। इसमें छोटा छोटा टुकड़ा करके बनेगा और इसमें डायरेक्ट जो है बन जाएगा, क्योंकि ये तो उसी डायरेक्शन में कॉपी हो ही जाएगी। तो इसमें आरएनए प्राइमर की एक ही जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसमें जो है आरएनए प्राइमर की कई जगह ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बस केवल इतना है कि डीएनए पॉलीमरेज आगे खिसकता चला जाएगा। तो डीएनए अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है 3 टाइप का होता है। डीएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 3 टाइप्स इन प्रोकैरियोट्स एंड दैट इज नोन एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो रेप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के जरिए डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो ये जो है 3 टाइप के हैं 1, 2, 3, और जो यूकैरियोट्स हैं उसमें 5 टाइप्स के हैं। तो यूकैरियोट्स में बात करें तो 5 टाइप्स के हैं।
और उनके नाम हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सिग्मा, एप्सिलॉन का जो है ये, तो ये 5 जो हैं साइन है, तो ये 5 टाइप के हैं। इसमें से जो ये अल्फ़ा और डेल्टा जो है और अल्फ़ा, इन दोनों का बड़ा रोल है। डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को के फॉर्मेशन में काम आता है, और जो अल्फ़ा है वो लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में काम आता है। गामा जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डीएनए है तो उसकी सिंथेसिस में, उसका रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है। तो और न्यूक्लिएज क्या करता है कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड मतलब कि रॉन्ग ऑर्डर में है तो उसको जो है हटाने का काम करता है, रिमूव्स। न्यूक्लिएज एंजाइम क्या करेगा, अगर कोई रॉन्ग मतलब न्यूक्लियोटाइड ऑर्डर है या उसका क्रम है, या एक तरह से कह सकते हैं डीएनए का वो रिपेयर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। अब मतलब इस तरीके से ये ऐसे फिर घूम जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे घूम जाता है और फिर से आगे मतलब खुलता जाएगा वो डीएनए का स्ट्रैंड, और नए नए स्ट्रैंड उसमें बनते जाएंगे, और फिर एक डीएनए से 2 डीएनए अलग सेपरेट होकर के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में ये पूरी जानकारी थी। इसको आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएनए का द्वारा ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसको आप लोग देख करके कायदे से समझ लीजिएगा। थैंक यू।